कभी इजराइल ईरान पर बम मारता है और कभी ईरान बम मारता है यूएई पे। और इन्हीं सारी घटनाओं के बीच कभी यूएसए की मिसाइल अटैक करती है ईरान पर। और यहीं पर एक खबर आती है अचानक से कि यूक्रेन पर इन्वेड कर दिया रसिया ने। और बहुत समय से 2022 से वॉर चल रहा है। क्या ये सिचुएशन किसी वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इंडिकेट कर रही है? क्या हम एक ऐसे वर्ग संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे सिर्फ आगे तबाही मिलने वाली है? क्या एक ऐसे एरा का जन्म होने वाला है जिससे विश्व के हाथ कुछ नहीं लगेगा? तो जैसा सिनेरियो वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस तो दिखते हैं। परंतु चलो एनालिसिस करते हैं कि ये चांसेस कहाँ तक नज़र आते हैं और उनके पीछे पीछे कौन सी परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और अगर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दुनिया को क्या झेलना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ईरान देश पर इतने सारे देशों का हमला हुआ है, ईरान पर यूएसए ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो उस पर हमला करने का क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न है परमाणु कार्यक्रम। जी हाँ, हम सही बात कर रहे हैं। ईरान पर यह आरोप है कि वह न्यूक्लियर बम बनाने का प्रयास कर रहा है। इजराइल और अमेरिका इसके लिए अपना बड़ा खतरा मानते हैं। कोई भी ताकतवर देश नहीं चाहता है कि दूसरा देश भी उतना ताकतवर बने, और ख़ासकर अमेरिका जैसे देश तो इसको कभी अलाउ नहीं कर सकते। और जब तक किसी देश के पास परमाणु शक्ति नहीं है तब तक तो उस पर हमला हो सकता है। परंतु एक बार अगर देश परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है फिर उस पर हमला करना लगभग असंभव हो जाता है। देखिए, इस समय चल रहे युद्ध में अगर एक दो और कारणों के बारे में बात करें तो एक तो प्रॉक्सी वार कह सकते हैं। प्रॉक्सी वार का मतलब क्या है कि ईरान पर जो हमला हुआ है इजराइल के द्वारा, उसमें इजराइल का सीधा आरोप रहता है ईरान के ऊपर। क्या आरोप रहता है कि ईरान को 3 संगठनों का समर्थन है। एक है हिजबुल्लाह हो गया, एक हमास हो गया और एक हौती रिबल्स हो गया। इन तीनों का समर्थन ईरान को है और ये तीनों समर्थन इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए भी इजराइल डायरेक्टली ईरान पर हमला कर रहा है कि ईरान के द्वारा इनको तीनों को समर्थन मिलता है और भविष्य में ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक मुख्य वजह की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका की भूमिका भी नज़र आती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है इजराइल का बहुत बड़ा सहयोगी है। जब भी कोई बड़ा वॉर होता है वहाँ पर अमेरिका के द्वारा इजराइल को समर्थन जरूर मिलता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, तो लोग कहते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट इजराइल के ऑयल पर है। और वहाँ पर इजराइल का इंटरेस्ट देखो तो इजराइल वो इनडायरेक्टली अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन एनिमी बनता है और इसलिए अमेरिका इजराइल का हमेशा सपोर्ट करता है। और अगर आप इस इतिहास को उठाकर देखें तो ये बात साबित होती है कि अमेरिका इज अ बिग सपोर्टर ऑफ इजराइल। देखिए, सिर्फ यही घटनाएं नहीं जो विश्व पर हो रही हैं। अगर आपको याद हो तो 2022 में एक युद्ध और शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं रूस यूक्रेन वॉर। और ये युद्ध में रसिया ने डायरेक्टली इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर। इस युद्ध में अभी भी लड़ाई हो रही है और यहाँ पर नाटो के द्वारा लोग ऐसा बोलते हैं, आरोप है कि अभी भी यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो वॉर है वो रसिया और यूक्रेन के बीच नहीं है, ये इनडायरेक्टली यूएसए और रसिया के बीच का वॉर है। और ये वॉर का अभी भी कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट कोई परिणाम नहीं आया है। तो ये वॉर भी पेंडिंग में चल रहा है। एक चाइना हो गया, एक रसिया हो गया, एक अमेरिका हो गया। और ये सारे देश कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। मतलब ये सारे देश इस कंडीशन में हैं कि अगर थोड़ा सा भी मतलब चिंगारी मिलती है ना तो ये सारे के सारे युद्ध में कूद जाएंगे। और अमेरिका तो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हुआ है। इसीलिए जो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ हैं और एक तरीके से जो वॉर वगैरह की स्टैटिक्स को समझते हैं वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वॉर हो सकता है। अब वॉर होगा ये नहीं, ये तो भविष्य को ही पता है भविष्य में क्या हो सकता है। और अगर चाइना कहीं से भी ताइवान को कैप्चर करने का प्रयास करता है तो यहाँ पर अमेरिका भी चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ कल्पना ही है, ऐसा हो नहीं सकता। पर मान लो इमेजिनरी ये 3 चीज़ें हो जाती हैं कि चाइना ताइवान को इन्वेड कर देता है और रसिया से नाटो को टकराव हो जाता है। रसिया से यूक्रेन का नहीं, नाटो का। मतलब नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है रसिया के साथ और अपने आर्मी का, अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करना शुरू हो जाता है। और मिडिल ईस्ट में होने वाला ये जो वॉर अगर ये बड़ा रूप ले लेता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन सकती है। देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो बड़े बड़े कंट्रीज़ का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो अगर ये कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं तो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु बम का अगर प्रयोग होता है तो सिर्फ उससे इस पर असर नहीं पड़ता कि किस जगह पर उसका प्रयोग हुआ है, उससे पूरी पूरी टेरिटरी प्रभावित होती है और उसका असर कई सालों तक रहता है। और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए उसका परिणाम पूरी दुनिया ने भोगा है। तो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। पर ये कुछ पावरफुल देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेज हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा आएगा। इससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब पेट्रोल महंगा हो जाएगा और नॉर्मली यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। आर्थिक संकट पूरी दुनिया पर आ सकता है
और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो भी खतरे में आ सकती है। आगे के अनुमान क्या है? तो ये जो कुछ चीज़ें थी मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आया। लेकिन देखिए आप तब भी जानते हैं कि अभी भी सिचुएशन के हिसाब से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर थर्ड की सिचुएशन है। कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, पर ये सिचुएशन किसी वर्ल्ड वॉर टाइप की नहीं लगती, और ये नहीं हो तो ही अच्छा है। एंड आपको इस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या वॉर होने के चांसेज हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।